नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साथ निकेतन में। जैसा कि आप सभी को पता है, एशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और आज यह जो वीडियो है वह संगम काल पर है। इसके बाद आपका दो वीडियो और बचेगा, एक गुप्त काल और एक गुप्तोत्तर काल। दो वीडियो और अपलोड होंगे, उसके बाद आपका मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बाकी सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको बाकी सीरीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो लाइक करिएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम 3 राज्यों को पढ़ेंगे, चेर, चोल और पांड्य राज। ठीक है, जिसमें चोल इम्पॉर्टेंट है, पांड्य राज भी महत्वपूर्ण है, इनसे भी प्रश्न पूछ लेता है। तो फटाफट देखते हैं। संगमकालीन साहित्यों पर भी प्रश्न पूछता है, तो इसलिए यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं, प्राचीन काल में भारत का दक्षिणी भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा था वह तमिलकम या तमिलहम नाम से प्रसिद्ध था। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें संगम साहित्य से ही प्राप्त होता है। अगर हम संगम की बात करें तो संगम का अर्थ क्या है? तमिल कवियों के संघ, परिषद या गोष्ठी से है, जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था। इन्हीं कवियों के द्वारा तमिल साहित्य रचा गया जो संगम साहित्य के नाम से प्रचलित हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संगम युग जो है, संगम काल वह है दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास का वह युग है जहाँ तमिल कवियों के द्वारा बड़ी संख्या में तमिल कविताओं की रचना की गई। संगम शब्द हमने बताया कवियों के समागम या साथ होने का स्थल है। परंपरागत रूप से एक के पश्चात एक 3 संगम आयोजित किए गए। ठीक है, तीनों संगम मदुरै के पांड्य शासकों के संरक्षण में विभिन्न स्थलों पर आयोजित किए गए थे। अगर हम बात करें तो संगम साहित्य की जो कविताएं हैं उनकी विषय वस्तु प्रेम और युद्ध पर आधारित थी। इस साहित्य की विशेषता तत्कालीन तमिल समाज का उत्तर व्यवस्था यानी आर्य के साथ सामंजस्य का विवरण भी था। संगम काल के बारे में हमें संगम साहित्य के अलावा स्ट्रैबो, टॉलमी, पिलनी जैसे रचनाकारों के पुस्तकों से भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसा कि हमने बताया, संगम आयोजन में तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि एवं लेखक अपनी रचनाओं को संगम के सामने प्रस्तुत करते थे कवियों के समक्ष, तथा उसकी स्वीकृति होने के बाद ही किसी रचना का प्रकाशन संभव हो पाता था। संगम साहित्य से ही ज्ञात हुआ है कि ऋषि अगस्त्य और कौंडिन्य ने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। मदुरै में मंडल अथवा सम्मेलन के रूप में तमिल कवियों का यह संगम पर्याप्त उन्नति स्थिति में उस समय था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें इरैयनार अगोप्पो रूल के भाष्य से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम हमें कहाँ जानकारी प्राप्त होती है? इरैयनार अगोप्पो रूल के भाष्य से। इस प्रकार अगर हम बात करें तो तमिल साहित्य के संगम पर आधारित प्राचीनतम तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाया और वह युग इस विषय में साहित्य के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है संगम युग कहलाता है, जैसे कि हमने आपको इसके पहले भी बताया। संगम साहित्य का संकलन 9 खंडों में उपलब्ध है। ठीक, अब हम संगम की बात करें, 3 संगम आयोजित किए गए थे पांड्य राजाओं के संरक्षण में। प्रथम संगम आयोजित किया गया, हमने आपको बताया कि तमिल कवि और विद्वान एकत्रित होते थे और संगम के सामने प्रस्तुत करते थे। प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै में, ठीक है, जो हमारे कवि थे अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इसमें टोटल 549 सदस्य सम्मिलित थे और 4499 लेखकों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की और उन्हें प्रकाशित करने की आज्ञा दी। ठीक है, प्रथम संगम जो हुआ था वो 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। ठीक है, प्रथम संगम में जिन ग्रंथों का संकलन हुआ उसमें अकट्टियम, परिपदाल, मदुनारे, ठीक है, ये सारी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी रचनाएं आज उपलब्ध नहीं हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय संगम की। द्वितीय संगम कपाटपुरम अलैवाई, ठीक है, अलैवाई में आयोजित किया गया था और इसकी भी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। ठीक है, इसमें भी 3700 रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कराया था और 69 पांड्य राजाओं के संरक्षण में यह भी आयोजित हुआ था। ठीक है,
इसी द्वितीय संगम में ही तमिल व्याकरण ग्रंथ है एक तोलकाप्पियम। ठीक है, तोलकाप्पियम एकमात्र शेष रचना यही बची है। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना का श्रेय अगस्त ऋषि के शिष्य तोलकाप्पियर को दिया जाता है। इसके बाद तृतीय संगम आयोजित हुआ। यह भी मदुरै में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। ठीक है, बाकी दो की अगस्त ऋषि ने। इसमें भी 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ और इसमें भी 449 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुई। ठीक है, तो ये 3 संगम थे। अब हम संगम साहित्य की बात करेंगे। संगम साहित्य आमतौर पर 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पत्थु पातु इत्थु ओके और पदिनेन कील कंकु। ठीक है, यह जो है 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। ठीक है, और ये जो है सेकंड वाला 8 कविताओं का संग्रह है। ठीक है, और थर्ड वाला जो है यह 18 छोटी कविताओं का संग्रह है। अब हम बात करेंगे प्रमुख संगम ग्रंथों की। तो तोलकाप्पियम, जिसके रचनाकार तोलकाप्पियर हैं, हमने बताया ये अगस्त ऋषि के शिष्य थे। और धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या इस ग्रंथ में की गई। एथुओके हमने बताया 8 ग्रंथों का संग्रह है, इसे अष्ट संग्रह कहते हैं। इस संग्रह का पहला जो ग्रंथ है वो परिपादल है। ठीक है, यह एक संगीत संग्रह है और दूसरा संग्रह अहनारू है। ठीक है, चलिए तीसरा है पत्थुपातु। इसमें 10 गीत, इसको 10 गीत भी कहते हैं। चेर राजाओं की कहानी है, तृतीय संगम का ग्रंथ है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुरल आता है। कुरल जो है तीसरे संगम के प्रमुख ग्रंथ जो है, ये जो हमने बताया था तीसरा संगम जो था पदिनेन कीलंकु, उसका यह भाग है। ठीक है, कुरल। चलिए आगे देखेंगे। ये कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग में की जाती है। ठीक है, इसे तमिल साहित्य का बाइबिल एवं पंचम वेद कहते हैं। किसको? कुरल को। ठीक है, संगमकालीन 5 महाकाव्य भी लिखे गए थे, जिनमें 3 उपलब्ध हैं। बाकी जबकि यह संगम साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि इन्हें अलग से संगम युग का महाकाव्य कहा जाता है। हम देखेंगे जो 3 उपलब्ध हैं उनके बारे में। शिल्पाधिकारम महाकाव्य बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसके लेखक थे इल्गो अधिगल। ठीक है, इल्गो अधिगल। यह चेर शासक सेन गुट्टुवन के भाई थे। इनमें एक कहानी दी गई है। ठीक है, यह एक जैन कहानी है, जैन कहानी पर आधारित है। शिल्पाधिकारम में 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा है। इसमें तमिल राजाओं द्वारा अपने किले के द्वारपाल के रूप में यवनों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। ठीक है, इलियड क्या है? एक प्राचीन यूनानी शास्त्रीय पुस्तक है जिसके रचयिता होमर माने जाते हैं, तो इसको भी तुलना इलियड से की जाती है। ठीक है, चलिए अगली जो रचना है वह है मणिमेखले। अगला महाकाव्य है मणिमेखले। इसके रचनाकार जो थे शीतलय सत्यनार। ठीक है, ये पूरा नाम है शीतलय सत्यनार। ये बौद्ध अन्य व्यापारी थे, इन्होंने लिखा। यह बौद्ध पुस्तक मानी जाती है। ठीक, इसको शिल्पाधिकारम का दूसरा भाग कहते हैं। इसमें भी कहानी दी गई है। जो कहानी शिल्पाधिकारम में जहाँ से ख़त्म हुई है वही कहानी यहाँ पे शुरू हुई है। इसमें जैन कहानी है और इसमें बौद्ध कहानी है। ठीक है, इसको तमिल साहित्य का ओडिसी कहते हैं।
याद रखिएगा, तमिल साहित्य का ओडिसी। इस महाकाव्य में कांची में पड़े अकाल का भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि के जो लेखक हैं वह हैं तिरुतक्कदेवर। तिरुतक्कदेवर यह एक जैन सन्यासी थे। संभवतः इन्हें चोल राजकुमार माना जाता है। इसमें भी कहानी है, एक नायक है जो 8 रानियों से विवाह करके जीवन बिताता है, लेकिन बाद में जैन भिक्षु बन जाता है। इसके अलावा वलयपति और कुंडल केस भी महाकाव्य हैं जो कि इस समय उपलब्ध नहीं है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे संगमकालीन राजनीतिक इतिहास के बारे में। संगम काल में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चेल, चोर और पांड्य का उल्लेख किया जाता है। चेर का राज्य दक्षिण पश्चिम में, चोलों का राज्य उत्तर पूर्व में और पांड्यों का राज्य दक्षिण पूर्व में स्थित था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चोल राज्य के बारे में। संगम काल में तीनों राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोल राज्य को माना जाता है। ठीक है, चोल राज्य पेन्नार और वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। यह पांड्य राज्य के उत्तर दक्षिण में भी स्थित था। चोल राज्य को चोल मंडल या कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्य केंद्र उरैयूर है और इनका राजकीय चिन्ह बाघ या चीता। ठीक है, और चोलों की प्रारंभिक राजधानी जो है, इनकी वर्तमान राजधानी पुहार या कावेरीपत्तनम थी इनके उन्नत काल में, लेकिन इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो उत्तरी मनलूर या फिर कह सकते हैं उत्तरी मनलूर थी और एक बार उरैयूर भी थी। ठीक है, आरंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर और उरैयूर थी और जबकि मुख्य राजधानी पुहार या कावेरीपत्तनम थी। तो ये चोल राज्य के बारे में कुछ जानकारी हुई। अब हम इसके प्रमुख शासकों के बारे में बात करेंगे। चोल राज्य में कौन कौन से शासक हुए। तो प्रथम शासक जो चोल राज्य के हुए, ये देखिए नाम आप पढ़ लीजिए, उर्वप हर्रे इलन जेति चेन्नी। ठीक है, यह चोलों का पहला ऐतिहासिक शासक था। इसी ने उरैयूर नामक राजधानी बसाया था। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह युद्ध में सुंदर रथों का प्रयोग करता था। ठीक, चलिए अब बात करेंगे एलारा की। एलारा यह चोल राज्य का पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और वहाँ पे 50 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, एलोरा। आगे बात करेंगे अगले शासक करिकाल के बारे में। संगमकालीन चोल शासकों में सर्वाधिक प्रतापी था। इसका समय 190 ईस्वी माना जाता है करिकाल का। करिकाल के नाम का अर्थ है पांव जला व्यक्ति, अर्थात जिसके पैर झुलसे हुए हों। यह चोलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसने अपने 2 प्रसिद्ध युद्धों से ख्याति अर्जित की थी। 2 प्रसिद्ध युद्ध इसके थे, एक वेर्निका युद्ध और दूसरा वाह इप्पा रंदलाई का युद्ध। ठीक है, इन्हीं 2 युद्धों के वजह से यह प्रसिद्ध था। करिकाल ने अपने समकालीन चेर एवं पांड्य राजाओं को परास्त किया और कावेरी नदी घाटी में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था। यह ब्राह्मण मतानुयायी था। इसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, करिकाल ने चोलों की तटीय राजधानी पुहार, जो कि अभी कावेरीपत्तनम कहलाती है, इसकी स्थापना की थी और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा इसने उद्योग धंधों और कृषि की उन्नति में भी विशेष रुचि ली थी और इसने जो है सिंचाई के लिए कई तालाबों की भी खुदाई करवाई हुई थी। ठीक, तो ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें हुई। बहुत महत्वपूर्ण शासक था ये चोल साम्राज्य का। अगला शासक है चोल साम्राज्य का सेनगणन। ठीक,
सेन गणन के बारे में बात करें तो इसके बारे में ये प्रचलित था कि यह पूर्व जन्म में मकड़ा था। पूर्व जन्म में यह एक मकड़ा था। और संगम युग में चोल शासकों ने 4वीं शताब्दी तक शासन किया। इसके बाद चोलों का पतन हो गया। ठीक है, लगभग 850 ईस्वी के आसपास चोल सत्ता का फिर आगे चल के पुनरुत्थान होता है धीरे धीरे, लेकिन बाद में इनका पतन हो जाता है। इनका जो पुनरुत्थान होता है वह विजयालय, ठीक, 9वीं शताब्दी के मध्य इनकी जो पुनरुत्थान होता है विजयालय के नेतृत्व में होता है। ठीक है, चलिए, तो यह थे चोल साम्राज्य के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे चेर राज्य। हम संगम काल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो अगला जो हमारा राज्य है वो चेर राज्य है। इसकी राजधानी वांज या करियूर थी। राज्य चिन्ह धनुष। संगम साहित्य में सर्वाधिक जानकारी इसी राज्य के बारे में मिलती है। केरल पुत्र अशोक के अभिलेख में वर्णित है। केरल पुत्र के नाम से विख्यात यह राज्य आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणाकोर और कोच्चि तक विस्तृत था, फैला हुआ था। अगर हम चेर के प्रमुख शासकों की बात करें तो प्रमुख शासक हैं चेर के उदयनजेलर। यह चेर वंश का संस्थापक राजा था। ठीक है, इसके विषय में कहा जाता है कि इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया हुआ था और इसका समय लगभग 130 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसने अधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इसके अलावा इसने एक बहुत बड़ी पाकशाला को भी बनवाया हुआ था जिसमें नियमित रूप से यह जनता में भोजन वितरित करवाता था। ठीक, अगले शासक हैं नेदु जेरल आदन। तो इनका जो समय है वो 155 ईस्वी है। यह एक प्रतापी शासक था। इसने अभी अधिराज एवं इम यव रंबन नामक उपाधि धारण की थी। ठीक है, इमयव रंबन का मतलब है हिमालय तक सीमा वाला। ठीक है, इससे पता चलता है कि इसने समस्त भारत पर विजय प्राप्त की रही होगी। इसके अलावा नेंदु जेरल आदन ने मालाबार तट पर अपने किसी शत्रु को नौसैनिक युद्ध में हराया था तथा यवन व्यापारियों को भी बंदी बनाकर बहुत सारा उनका धन लूट लिया था। ठीक है, और इसी यहाँ पर इसने हिमालय तक विजय प्राप्त की थी और वहाँ पर चेर राज चिन्ह धनुष को अंकित किया था। ठीक है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। अगले शासक हैं सेन गुट्टुवन। यह चेर वंश का प्रतापी राजा था। इसे लाल चेर या फिर भला चेर भी कहते हैं। इसने चेर राज्य में पत्नी पूजा अर्थात कनंगनी पूजा प्रारंभ की थी। इसने समुद्र को पीछे हटाने वाला की उपाधि धारण की। ठीक है, इसने दक्षिण में गन्ने की खेती स्टार्ट की थी। ठीक है, इसने गन्ने की खेती स्टार्ट की थी। अगले हैं सैये। यह चेर वंश का अंतिम शासक था। इसका समय है 210 ईस्वी सैये का। और इसे समकालीन पांड्य शासक जो थे नेंदु जेलियन, उसने पांड्य शासक ने हराकर पांड्य राज्य की स्थापना की। तो अब हम पढ़ेंगे पांड्यराज। पांड्यराज की राजधानी मदुरै है। राज्य चिन्ह मछली कार्प। मेगस्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख माबर नाम से किया है। मेगस्थनीज के अनुसार यह राज्य मोतियों के लिए अधिक प्रसिद्ध था। प्रमुख शासकों की बात करते हैं। नेडियोन जो है पांड्य राज्य का प्रथम पांड्य शासक था संगम ग्रंथों के अनुसार। इसने पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया और समुद्र पूजा भी आरंभ करवाई थी। इसके अलावा अगला है पलसालय मुदुकुदुमी। यह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। प्रथम शासक नेडियोन और प्रथम ऐतिहासिक शासक पालसालय।
इसके नाम का अर्थ है, इसका जो ये नाम है इसका अर्थ है अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला, अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला। ठीक, चलिए अगला जो शासक है नेंदु, या फिर इसको कहते हैं नेंदु, नेंदुजलियन, यह पांड्य राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसकी ख्याति थी तलैया लंगानम, तलैया नंगालम। इसकी ख्याति इसी तलैया लंगानम का युद्ध इसने जीता था 290 ईस्वी में। इसका युद्ध जीता 290 ईस्वी में, और इसमें उसने चोल, चेर एवं 5 सामंतों के गुटों को पराजित किया था। इस वजह से यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। प्रमुख कवि नकीरर इसी के राज दरबार में रहा करता था। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार आगे चल करके एक व्यक्ति हुआ कलभ्रो, उसने तीनों तमिल राजाओं चोल, चेर और पांड्य को बंदी बना लिया था। कलभ्रो को दुष्ट शासक कहा जाता है। बाद में पांड्य, पल्लव एवं चालुक्यों के हाथों उसका दमन हुआ था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी तीनों राज्यों के बारे में जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संगमकालीन शासन प्रणाली के बारे में। तो अगर हम उनकी नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन की बात करें तो मंडल को राज्य को मंडल कहा जाता था। इसमें ग्रामीण एवं नगरीय प्रशासन में सबसे प्रमुख है मन्नरम। ठीक, मन्नरम ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। छोटे ग्रामों की सभा अवय कहलाती थी। ठीक है, बड़े ग्राम या नगर को उर कहा जाता था। ठीक, चलिए उरैयूर राजधानी थी। पुहार इनकी समुद्र तटीय राजधानी थी। मदुरै पांड्य शासकों की राजधानी थी। तो ये सारी चीज़ें। सैनिक व्यवस्था में देखें तो ये एक युद्ध प्रेमी थे और सेना के कप्तान को एनाड़ी कहा जाता था। इनकी सेना को रथ, हस्ती दल, घुड़सवार और पैदल सेना में विभाजित किया गया था। सेना की अग्र टुकड़ी तुसी और पिछली टुकड़ी कुलय कहलाती थी। अब बात करें इनके कर प्रणाली की तो भूमि कर नगद या अनाज दोनों रूपों में वसूला जाता था। ठीक है, करों में बात करें इरय भूमि कर था। उल्गु या सुंगम चुंगी या सीमा कुल था। इरादु जबरन वसूला जाने वाला कर था। पादु या फिर इसी को कुटमय कहा जाता था, ये राजा को अदा किया जाने वाला कर था। माँ और वेल्ली ये दोनों कर भूमि की 2 प्रसिद्ध माप थी। ठीक है, अब हम अगर इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनका समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पहला ब्राह्मण एवं बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको सुड्डम वर्ग कहते थे। दूसरा शासक और योद्धा वर्ग, जिसको अरसर वर्ग कहते थे। तीसरा व्यापारी वर्ग, जिसको बेनिगर वर्ग कहते थे। चौथा किसान वर्ग, जिसको वेल्लाल वर्ग कहा जाता था। ठीक है, इस समय मछुआरों को परद वर्ग कहा जाता था। इसके अलावा रस्सी की चारपाई बनाने वाले को पुलैन कहा जाता था। कृषक मजदूर जो थे उनको कड़ैसियर कहा जाता था। इसके अलावा संपन्न किसानों को वेल्लालर कहा जाता था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पुलैयन कहा जाता था दस्तकारी वर्ग को, हमने बताया आप सभी को। ठीक है, इसके अलावा संगम काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थी, जिन्हें
पार्नर या विडेलियन कहा जाता था। अस्पृश्यता इस समय विद्यमान थी, लेकिन दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अगर हम इनकी धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण मत, बौद्ध मत और जैन मत, 3 रूप में इनके धार्मिक मत विभाजित थे। ठीक है, वैदिक यज्ञ की शुरुआत हो गई थी, कर्मकांड वगैरह इत्यादि होते थे। दक्षिण भारत के प्रमुख देवता थे मुरुगन। ठीक है, इनका अन्य नाम सुब्रह्मण्यम में मिलता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा या कुक्कुट है। मुरुगन की उपासना में किए जाने वाले नृत्य को वेलनाडल कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मरियम्मा यहाँ की शीतला माता थी, जो कि चेचक से संबंधित थी। इसके अलावा शिव जी, अर्धनारीश्वर, अनंत साई विष्णु, कृष्ण, बलराम आदि देवताओं की भी पूजा होती थी। कोरावई यहाँ पे विजय की देवी थी। वन देवी कुडुरैकर दाबुल थी, जिन्हें दुर्गा देवी के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ की यह धार्मिक व्यवस्था थी। विवाह की बात करें तो तोलकाप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें पंचतीर्णय प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह था। कैकिनय एक पक्षी विवाह था, जिसमें असुर, राक्षस और पिशाच विवाह करते थे। पेरुंदिनय एक तरह का अरेंज मैरिज था। प्रजापत्य सहित 4 विवाह इसमें शामिल थे। इसके अलावा विधवा विवाह और पुनर्विवाह का प्रचलन था। दास प्रथा नहीं थी। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो आर्थिक स्थिति में अगर हम बात करें तो संगम कालीन साहित्य में दक्षिण भारत की भूमि को बहुत उर्वरा बताया गया है। ठीक है, यहाँ की अर्थव्यवस्था सुचालित एवं आत्मनिर्भर थी। कृषि के अंतर्गत धान, गन्ना, रागी, कुल्थी, जौ प्रमुख फसल थी। इसके अलावा कृषि उत्पादन, जहाज़ों का निर्माण, कताई बुनाई भी होते थे। चेरों का राज्य काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल और भैंस के लिए प्रसिद्ध था। चोलों के राज्य में कावेरी नदी के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। संगमकालीन राज्यों की मुख्य उपज चावल थी। ठीक है, ये निर्यात भी करते थे। मसाले, वस्त्र, मलमल, विलासिता की वस्तुएं, कछुए की खोपड़ी, मोती इत्यादि ये निर्यात करते थे। इसके अलावा घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा, कांच, शराब, कलश, ये सारी चीज़ें ये आयात भी करते थे। यमन व्यापारी अपने जहाज़ों से यहाँ सोना लाते थे और यहाँ से काली मिर्च, मोती इत्यादि लेके चले जाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें बंदरगाहों की तो 3 राज्यों के अलग अलग बंदरगाह थे। चोल राज्य के बंदरगाहों की अब हम बात करें, अगर चोल राज्य के बंदरगाह थे पुहार, चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। टालमी ने कावेरी पत्तनम का उल्लेख खबेरिस नाम से किया है। ठीक है, इसको पुहार को कावेरी पत्तनम भी कहते हैं, तो इसका उल्लेख टालमी ने खबेरिस के नाम से किया है। दूसरा बंदरगाह था चोलों का अरिका मेडू, या जिसको पांडिचेरी अभी कह सकते हैं, यह दूसरा बंदरगाह था। भारत और रोम के व्यापार का प्रमुख केंद्र। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में इसका नाम पेडोक मिलता है। यहाँ से विशाल रोमन बस्ती के भी साक्ष्य मिले हैं। चोलों का प्रमुख तीसरा बंदरगाह था उरैयूर। यह सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था, जो कि चोलों की समृद्धि का एक बड़ा कारण भी था। अब हम देखेंगे चेरों के बंदरगाह को। चेरों के बंदरगाह को देखें, मुसरी, जिसको मुजरिस भी कहते हैं। इसके अलावा करौरा, वांजी, बंदर, तोंडी, ये सारे इनके पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह थे। मुसरी बंदरगाह से यमन सोना भरकर ले जाते थे और सोना भरकर लाते थे, और हमने बताया नहीं गोल मिर्च यहाँ से लेके जाते थे। यहीं पर एक मंदिर है अगस्तस मंदिर। ठीक, अब हम बात करेंगे पांडवों के बंदरगाहों को। ठीक है, इनका बंदरगाह है कोरकई बंदरगाह, जिस पूर्वी तट पे है। सालियूर पूर्वी तट पर है। नेलसिंडा या पश्चिमी तट पर
स्थित है। कोर्रई बंदरगाह जो है पांड्यों का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मोती खोजने का सबसे बड़ा पत्तन था, जिसका उल्लेख पिलनी और पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में किया गया है। तो इस प्रकार यह पूरा संगम काल था और संगम साहित्य। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला जो वीडियो आएगा वो है गुप्त काल पर और इसके बाद गुप्तोत्तर काल पर। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना सहयोग बनाइए और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।